Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. This side Arun Pratap Singh Chauhan, and today we are going to start our lecture number 2 of quantum mechanics and spectroscopy. In last lecture we study about origin of quantum mechanics, यानी जो हमारी क्वांटम यांत्रिकी थी उसके हमने उद्भव यानी उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के करस्पॉन्डिंग। इसके अलावा आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली भी। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ब्लैक बॉडी एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है कि ब्लैक बॉडी यानी कोई काली वस्तु, बट एक्चुअली में इन रियलिटी क्या है, सच में वस्तु काली ही होना जरूरी है या फिर वस्तु का कोई भी कलर हो सकता है। देखो हम इसकी डेफिनेशन से देखते हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह में जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो परिभाषा वो कहते हैं कि कोई ऐसा पिंड या फिर हम बोलते हैं कोई वस्तु जो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, का ऑब्जर्व कर लेती है, यानी अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषण करती हो। यानी जो आपकी बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन कहती है कि कोई ऐसी वस्तु या पिंड जो सभी प्रकार की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी जैसे 0 वेवलेंथ से लेके इन्फिनिट वेवलेंथ का किसी भी टाइप का जो आपका लाइट होगा, जो प्रकाश विकिरण होगी, उनका एब्जॉर्ब कर ले, उनको अवशोषित कर ले, तो वो वस्तु कहलाती है, वो कहलाती है हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर फिनोमेना क्या यूज होता है कि पहली बात तो पहला पॉइंट क्या हो गया, अवशोषण। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कि ये ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार की वेवलेंथ, जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की, उनका अवशोषण करती है। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता चला है कि इस वस्तु का कलर सच में ब्लैक होता है या नहीं होता है। आप जनरली देखते होंगे कि जो ब्लैक कलर होता है वो प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषित होता है। यानी जैसे ही आप कभी भी डार्क कलर्स के कपड़े पहनते हैं या फिर आप किसी भी काली कलर की या फिर डार्क कलर की वस्तु को टच करते हैं, जैसे ये आप डस्टर का सरफेस देख रहे हैं, इस डस्टर के सरफेस को अगर मैं किस धूप में रख दूंगा तो आज जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये आपको काफी गर्म लगेगा। वहां से हमें जनरल लाइफ से भी हमें पता चलता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है, जो आपकी काले कलर की वस्तु होती है, वो प्रकाश की सर्वाधिक अवशोषण करती है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर हमें मिलता है, उससे ही सबसे ज्यादा हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो होता क्या है कि जो हमारा आइडियल ब्लैक बॉडी होगा, ये तो हमारा ब्लैक बॉडी था, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। उसमें क्या होगा कि कोई एक ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरणें आती है, उस पर जब वो इंसिडेंट होंगी, आपतित होंगी, तो उनका पूर्ण रूप से अवशोषण कर ले। ठीक है, यानी ना तो वो जब वो अवशोषित होगी, जैसे ये ब्लैक बॉडी है, इस पे ये प्रकाश की वेव इंसिडेंट होती है, तो ये पूर्ण रूप से इसको अवशोषित कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे, परावर्तित ना करे। यानी उसका जो अवशोषण गुणांक होगा आइडियल के लिए, जो इसका अवशोषण होगा वो पूर्ण रूप से होगा। और जब पूर्ण रूप से होगा यानी पूरा का पूरा जो प्रकाश है वो अवशोषित हो रहा है, कुछ भी परावर्तित नहीं कर रहा है। जब परावर्तित नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका अवशोषण गुणांक है वो 1 होता है। यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है अवशोषण की, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कहते हैं 1 होती है। 1 मींस हमको सब कुछ पूरा का पूरा रिजल्ट उस ब्लैक बॉडी के अंदर मिल रहा है कि यानी इतना विकिरण इस ब्लैक बॉडी के अंदर अवशोषित हो रहा है, यानी उसके अंदर कुछ भी रिफ्लेक्शन है कुछ, यानी जैसे ही ये कोई बॉडी है, इस पे ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है, तो ये जितने भी प्रकाश की विकिरणें आ रही है वो इसके अंदर ही अवशोषित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बॉडी होती है वो कहलाती है हमारी आदर्श, यानी आइडियल बॉडी हमारी कहलाती है। ठीक है, जब आदर्श बॉडी है यानी सब कुछ अवशोषित हो रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई भी विकिरण बाहर नहीं जा रही है इस सरफेस से टकराकर, तो जो इसका अवशोषण गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है,
तो यहां से हमें दो कॉन्सेप्ट पता चल गए कि कोई एक ऐसी बॉडी या कोई ऐसी वस्तु जो प्रकाश का पूर्ण रूप से अवशोषण कर ले तो वो तो कहलाती है आदर्श ब्लैक बॉडी, ठीक है, यानी आदर्श कृष्ण का वस्तु। और इसका जो अवशोषण गुणांक होता है आदर्श के लिए वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं, ब्लैक बॉडी इसलिए कहते हैं कि जो हमारे ब्लैक कलर की जो वस्तु होती है वो प्रकाश की काफी सबसे ज्यादा अवशोषण को प्रदर्शित करती है, यानी जो ब्लैक कलर होता है वो प्रकाश को सबसे ज्यादा सर्वाधिक अवशोषण करता है। यह हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। अब हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होती क्या है, ये किस तरीके से प्रकाश का अवशोषण करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है। ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे कोई एक वॉल्यूम यानी कोई बंद सरफेस है, ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा छिद्र है, यानी मैंने बहुत ही एक छोटा सा छिद्र रखा है प्रकाश की के विकिरणों को आने के लिए, और यहां से प्रकाश की एक कुछ विकिरणें आ रही है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा छिद्र है। जब ये विकिरण आ रही है तो ये इस सरफेस की दीवार से टकराएगी, जैसे इस दीवार से टकराएगी तो ये परावर्तित होगी, ये इस तरीके से परावर्तित होती हमें हुए दिखेगी, यानी इस तरीके जो विकिरण है वो जो बॉडी के अंदर है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सतह से टकरा के परावर्तित होती रहती है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होने के बाद कुछ विकिरणें अब आप सोचेंगे सर यहाँ जैसे एक ही विकिरणें आ रही है तो कुछ विकिरणें कहने से क्या मतलब है कि जो ये बॉडी होती है इसका हम टेम्परेचर रखते हैं, कुछ टेम्परेचर रखते हैं, नियत रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं। अब पहले कोई बॉडी थी उसको हमने टेम्परेचर दिया, हमने इसको टेम्परेचर दिया, जैसे टी टेम्परेचर दे रहे हैं, नियत करने से पहले की कंडीशन है, ये जो टेम्परेचर टी है नियत करने से पहले है। जैसे हमने इसको दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री से 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, मैंने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर ले लेते हैं या फिर केल्विन। जनरल लाइफ में हम जितने भी आपके थर्मोडायनेमिकल जो आप प्रेजेंटेशन देखेंगे या फिर आप जैसे ही हम फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ केल्विन में ही बात करी जाती है, ठीक है। तो जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 केल्विन से 300 केल्विन तक, तो क्या होगा, जो इस बंद सरफेस है, जो बंद वस्तु है, इसके जो परमाणु होंगे, एटम्स होंगे, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अब वाइब्रेशन होंगे तो जो वो एटम्स होंगे उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी उनसे जो बंधे हुए एटम से बंधे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होना स्टार्ट होंगे, लूज होना स्टार्ट होंगे। जैसे लूज होना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, फ्रीली ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो खुद भी सेल्फ जो यानी स्वयं है ना विकिरणों का उत्सर्जन स्टार्ट कर देती है। तो इसके अंदर जब तक हम टेम्परेचर नियत कर रहे हैं, यानी 0 केल्विन से 300 केल्विन पे जब तक हम टेम्परेचर नियत कर रहे हैं तब तक कुछ विकिरणें जो सेल्फ विकिरणें होंगी वो भी इसमें से उत्सर्जित होंगी, वो भी आपस में इन दीवारों से टकरा के एक मिसगाइडेंस यानी अलग अलग व्यवहार की आपस में परिवर्तन दिखाएंगी इस वॉल्यूम के अंदर। तो कुछ विकिरणें बाहर निकलेंगी, तो ये जो विकिरणें बाहर निकलती हैं ये ही हमारी कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कृष्णिका विकिरणी से उत्सर्जित वाली, यानी जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है यानी कृष्णिका वस्तु होती है उससे निकलने वाली जो विकिरणें होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें शो होती है। तो क्या होता है कि पहले एक बॉडी होती है, ठीक है, जिसके अंदर की दीवारें यानी एक कोटर होता है, जैसे आपने घोंसला देखा होगा पेड़ का, उसका तो जो मुंह होता है वो फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल छोटे मुंह का, बिल्कुल इस जैसे ये पेन का ढक्कन है, इस ढक्कन का जो निप होता है आप देख रहे होंगे, जो इसका निप होता है, निप इसके लिए बहुत काफी छोटी जगह होती है, बिल्कुल इतना सा छिद्र होता है कोटर के अंदर, उसमें से कोई प्रकाश आता है और हम इस जो बॉडी होती है इसके टेम्परेचर को भी कुछ नियत ताप तक हम स्थिर करते हैं। तो जब हम स्थिर करते हैं तो ये बॉडी भी कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करेगी और जो प्रकाश स्रोत से जो बाहर से विकिरण इस बॉडी पे आ रही है उसके कारण भी इसके अंदर क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन होगा। तो कुछ विकिरण आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यानी कुछ समय बाद
कुछ विकिरणें इस छिद्र से बाहर की ओर हमें आती हुई दिखेंगी। जो बाहर की ओर हमें आती हुई विकिरणें दिखती है वो क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो विकिरणें है, जो ये वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है, इनका टेम्परेचर के साथ और कितनी नंबर ऑफ जो हमारी रेडिएशंस है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यानी किसी निश्चित समय पर इसके क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से इसके पर्टिकुलर टाइम पर किसी एकांक समय पर निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाती है? इस बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, उसका इफेक्ट हम यहां देखने वाले हैं। तो हमने यहां समझा कि जो एक बॉडी थी उसको हमने दिया, उसका हमने किया टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, कोई नियर टेम्परेचर हमने किया। फिर जो एक लाइट सोर्स था वहां से कुछ प्रकाश बॉडी पे आया, तो हमने देखा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जो परावर्तित किरणें हैं वो उस छिद्र से बाहर की ओर निकलते हुए दिखती है। वो जो बाहर की ओर विकिरणें निकलती है, जो रेडिएशंस हमें शो होती है, वो क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो फिर बाद में क्या हुआ? आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स देखा गया कि जो ई लैम्डा है होता है, इसको बोलते हैं हम उत्सर्जन क्षमता। अब उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? उत्सर्जन क्षमता कहती है, यानी इसको हम बोलते हैं इमिशन एफिशिएंसी। इमिशन एफिशिएंसी, या फिर हम इसको बोलते हैं इमिशन पावर। ठीक है, जिसको हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्सर्जन क्षमता क्या कहती है कि नंबर ऑफ उत्सर्जित विकिरण, यानी जो नंबर ऑफ उत्सर्जित विकिरण होगी, यानी जो उत्सर्जित विकिरणों की संख्या होगी पर टाइम एंड पर एरिया और वॉल्यूम, वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्षमता। जैसे ही आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे कुछ, इस बोर्ड से कुछ विकिरणें उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, एक्साइटेड हो रही है। ये नंबर ऑफ एक्साइटेड लाइंस कोई पर टाइम और पर एरिया या वॉल्यूम हम जो काउंट करते हैं वही इसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यानी जो ये बोर्ड है इससे कुछ विकिरणें उत्सर्जित हो रही है किसी एकांक समय पे, और किसी उसके जो क्षेत्रफल या फिर जैसे क्यूबिकल बॉक्स होगा तो उसके वॉल्यूम से जो नंबर ऑफ लाइंस उत्सर्जित हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, वो उसकी इमिशन पावर कहलाती है। तो उस इमिशन पावर का रिलेशन हम देखेंगे वेवलेंथ के साथ, टेम्परेचर के साथ। यही आपके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इफेक्ट्स थे। तो उसमें क्या क्या रिलेशन होता है वो हम देख लेते हैं। सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक ग्राफ मिला, वो कुछ इस तरीके से शो होता है। ये तो हमारा जो वाई एक्सिस है वो हमने ले लिया ई लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हमने ले लिया लैम्डा। यानी जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा जो आपका तरंग दैर्ध्य उसका मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वाई एक्सिस पे जाते जाएंगे आपकी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता जाएगा। ये हमने ले लिया T1 टेम्परेचर, ये हो गया हमारा T2 टेम्परेचर, ये हो गया हमारा T3 टेम्परेचर। हमने अलग अलग टेम्परेचर पर नंबर ऑफ लाइंस देखी। सो जैसे ही आप ये ग्राफ देखेंगे इससे हमें पता चलेगा कि भिन्न भिन्न वेवलेंथ्स के लिए, यानी जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य होगी, यहाँ पर एक तरंग दैर्ध्य है, ये इस जगह भी एक तरंग, जैसे ये λ1, ये λ2, यहाँ पर λ3, ये λ4, इस तरीके से यहाँ पर λ5। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अलग अलग टेम्परेचर, इस जगह कुछ टेम्परेचर होगा, इस जगह टेम्परेचर कुछ होगा, इस जगह कुछ होगा, इस जगह कुछ होगा। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेवलेंथ्स की जो विकिरणें होती है वो उत्सर्जित होती है। तो हमारा पहला रिजल्ट क्या हो गया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये तो हमें एक रिजल्ट मिला।
सेकंड रिजल्ट में हम देखते हैं कि जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलती जाती है। यानी जैसे इस डायरेक्शन में हम लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे स्टार्टिंग में जो आपका ई लैम्डा था, उत्सर्जन पावर थी, वो इस तरीके से बढ़ी और फिर इस तरीके से घट गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बॉडी के लिए इस तरीके से था, थर्ड बॉडी के लिए हमें इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जा रहा है, एम लैम्डा का मान है वो भी हमें इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है, ठीक है। किस तरीके से मिल रहा है, यानी हर लैम्डा पॉइंट पे, यानी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, यानी तरंग दैर्ध्य पे जो ई लैम्डा का मान है, यानी उत्सर्जन क्षमता है, वो हमें मिल रही है, क्योंकि इस लैम्डा के मान पे भी मिलेगी, इस लैम्डा के मान पे भी मिलेगी, इस लैम्डा के मान पे भी हमें ई लैम्डा के मान मिलते हुए जाएंगे। तो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ई लैम्डा का मान भी हमें मिलता जा रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं अलग अलग तरंग दैर्ध्यों पे जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब वो उत्सर्जन क्षमता टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि जितने भी ये टेम्परेचर है T1, T2, T3, ये यहां पे इन पॉइंट्स पे पीक दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट का पीक है, ये इस पॉइंट का पीक है, ये इस पॉइंट पे का पीक, यानी जो टेम्परेचर T1 से रिलेटेड पीक है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ई लैम्डा का, तो हमने इसको ई लैम्डा मैक्सिमम M1 दे दिया। जैसे T2 है तो इससे रिलेटेड M2 होगा, इससे रिलेटेड M3 होगा। ये रिजल्ट हमें दिखाता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर जो आपकी उत्सर्जन क्षमता होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक वस्तु का, यानी हर वस्तु का अपना अपना, जैसे तीन यहाँ पर हमें वेवलेंथ ग्राफ दिखा रखे हैं मैंने लैम्डा के साथ, ठीक है। इसका T1 टेम्परेचर पर आपको पीक दिख रहा है, इसका T2 पे दिख रहा है, इसका T3 पे दिख रहा है। तो यानी ये तीन अलग अलग ब्लैक बॉडी थी। इन तीन अलग अलग ब्लैक बॉडी के लिए जो वेवलेंथ के जैसे हमने अपने मान बढ़ाए वैसे वैसे हमें ई लैम्डा के मान बढ़ते हुए मिले, यानी बढ़ने से मतलब यह है कि हमें उत्सर्जन क्षमता मिल रही है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। हमें इस तरीके से बढ़ते हुए मिल रही है, यानी ई लैम्डा के मान हमें मिलते हुए जा रहे हैं। तो ई लैम्डा के मान बढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो इससे कहना चाहता हूं कि जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो क्या होती है, सतत होती है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है। और जो ये आपको पीक पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको बोलते हैं अटेन्यूएशन पॉइंट, यानी उच्चिष्ट बिंदु, यानी इनका ये उच्च पॉइंट होता है। यानी इस पॉइंट तक तो जो है आपकी इमिशन पावर बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप वेवलेंथ और बढ़ाओगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे हमने T1 टेम्परेचर पर वेवलेंथ का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट पर, इस पीक पॉइंट तक तो है ना, क्या बोलते हैं, ई लैम्डा का मान बढ़ता हुआ मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये ई लैम्डा का मान इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस T1 टेम्परेचर पर हम लैम्डा का मान और बढ़ाएंगे और इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जो उत्सर्जन क्षमता है वो घट जाएगी। उत्सर्जन क्षमता हमें मिल तो रही है ना, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है कि जीरो हो गई, उसका उत्सर्जन क्षमता का मान घट रहा है, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन आएगी कि किसी एक पॉइंट तक तो उत्सर्जन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। वो कहलाएगा अटेन्यूएशन पॉइंट, यानी उसको बोलते हैं उच्चिष्ट बिंदु, या फिर हम बोलते हैं उसको पीक बिंदु। वहां तक तो आपका जो उत्सर्जन क्षमता है वो बढ़ेगी, उसके बाद आपका जो उत्सर्जन क्षमता है यानी इमिशन पावर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो ये आपकी मैक्सिमम ई लैम्डा मिलती है, जो मैक्सिमम ई लैम्डा होती है, ये होती है आपके टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यानी जो उसका परम ताप होगा, उससे रिलेटेड जो आप ताप होगा, उसके मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता होती है उसकी 5th पावर के, यानी पंचम घात के समानुपाती होती है। ऐसे ही अब आप देख रहे हैं कि जितने भी पीक्स थे, ठीक है, मैं इसको वापस से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक एक स्टेप से इस ग्राफ को वापस से समझाता हूं। ये हमारा y एक्सिस था, वो उत्सर्जन क्षमता को बता रहा था, और जो x एक्सिस था वो हमारी लैम्डा को बता रहा था, ठीक है। हम एक ही वस्तु के अलग अलग टेम्परेचर पे उत्सर्जन क्षमता देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया, ये इस तरीके से, पीक नहीं है ये इस तरीके से, ठीक है।
ये मैंने इसको दे दिया T1 टेम्परेचर, ठीक है, T1 इसको मैंने दे दिया 3000 केल्विन पे, ठीक है, ये दे दिया मैंने 5000 केल्विन और ये मैंने दे दिया 7000 केल्विन। तो यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पीक्स है वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसकी साइड शिफ्ट होती जाएंगी। अब आप देखेंगे जो जैसे यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि T1 पे लैम्डा 1 है, इस पे लैम्डा 2 है और इस पे लैम्डा 3 है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे जो क्या बोलते हैं जो आपकी पीक्स है वो लोअर टेम्परेचर की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी जो आपकी वेवलेंथ है जैसे जैसे बढ़ेगी आपका जो पीक का जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिलेगा थर्ड कि लैम्डा रेसिप्रोकल्स टू टेम्परेचर, यानी जो आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलता है जो लैम्डा मैक्सिमम से डिनोट होगा लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी, क्योंकि मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मैंने इसको लिख दिया बी अपॉन टी, जहां पर जो बी होता है वो कहलाता है हमारा वीन्स कांस्टेंट, ठीक है, वीन कांस्टेंट। और जो यही फिनोमेना यही वीन का नियम कहलाता है। वीन का नियम कहलाता है कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो कम होता हुआ चले जाता है, ठीक है, यानी कम टेम्परेचर पर हमें ये पीक मिलना स्टार्ट करती है करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। फर्स्ट हमें मिला कि जो भिन्न भिन्न तापों पर विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है, ठीक है। जो मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता होती है वो टेम्परेचर के पंचम घात के समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमें पीक पॉइंट्स मिलते हैं टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग में वो कम टेम्परेचर पे मिलेंगे, यानी जितनी ज्यादा लैम्डा होगा उतना ही कम उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, वहां पर हमें पीक पॉइंट मिलेगा। और जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिप्लेस करता है वो वीन कांस्टेंट कहलाता है और यही वीन का नियम कहलाता है। अब आप देखेंगे ये हमारे 3 रिजल्ट हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं मूव टू द 4th पॉइंट। ये आपने देखा था, ठीक है, इस तरीके के ग्राफ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ई लैम्डा है, ये हमारा लैम्डा है, ठीक है। अब आप ग्राफ देखिए कि जैसे हम लोवेस्ट ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, लोवेस्ट पीक इसका जो एरिया है, ठीक है, ये ड्रॉ करता हुआ एरिया दिख गया होगा। जो ये एरिया होता है ये क्या दिखाता है हमें, जो इसका क्षेत्रफल है ये हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है पूर्ण उत्सर्जन, ठीक है, यानी जो टोटल रिफ्लेक्शन वो टोटल एब्जॉर्प्शन होता है उसको शोज करता है। तो ये टोटल एब्जॉर्प्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, ठीक है, ये कहलाता है टोटल। जो ये टोटल एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है टेम्परेचर के 4th पावर के समानुपाती, ठीक है, यानी चतुर्थ घात के समानुपाती, ये हमारा 4th रिलेशन है। और जो ये रूल कहलाता है ये कहलाता है हमारा स्टीफन का नियम, ठीक है, यानी जो टोटल एरिया होता है किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए जितने भी उत्सर्जन का जो क्षेत्र, जितने टोटल नंबर ऑफ लाइन जितने भी एक्साइटेड हो रही है, जितनी भी उत्सर्जित हो रही है वो क्या कहलाती है, हमारी स्टीफन का नियम कहलाता है। और स्टीफन का नियम कहता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है वो टेम्परेचर की 4th पावर के समानुपाती होता है। यानी जैसे ये आपका एनर्जी है जो लैम्डा का तो फंक्शन होता है, तो इसका जो टेम्परेचर के साथ यानी जीरो वेवलेंथ से इनफाइनाइट वेवलेंथ, यानी यहाँ पर जीरो वेवलेंथ थी एक तरीके से और ये लैम्डा का मान इंक्रीज होता जा रहा है, वेवलेंथ का मान इंक्रीज और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत क्षेत्र के अंदर जितने भी आपकी नंबर ऑफ लाइंस एक्साइटेड हो रही है, यानी जितना भी आपका उत्सर्जन हो रहा है, टोटल उत्सर्जन हो रहा है वो आपके टेम्परेचर के 4th पावर के समानुपाती होता है। और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं E इक्वल्स टू सिग्मा T4। और जो आपका ये सिग्मा होता है ये कहलाता है स्टीफन नियतांक, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आज हमने ब्लैक बॉडी के बारे में स्टडी करी, कल हम इसके आगे देखने वाले हैं। ब्लैक बॉडी आपको समझ में आएगा कि कोई एक ऐसी वस्तु, जैसे एक वस्तु है, इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। जब प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या होता है कि उसका अवशोषण हो जाता है, वो कहलाती है आपकी ब्लैक बॉडी। आदर्श ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका क्या कहलाती है कि कोई ऐसी वस्तु जिसपे कोई भी वेवलेंथ का प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसका पूर्ण अवशोषण हो जाए, बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है? आदर्श। ठीक है। अब उसके बाद क्या देखा कि जितना भी विकिरण आ रहा है उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी एक्साइटेड हो रही है, यानी उत्सर्जित हो रही है, तो उसका वेवलेंथ के साथ नेचर और उसका टेम्परेचर के साथ क्या नेचर होता है, वो उसके हमने इफेक्ट के ड्यूरिंग देखी। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके का, वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप टेक केयर, बाय बाय। और शेयर कीजिए इस लेक्चर को मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स के साथ, और क्या बोलते हैं अपने साथियों के साथ। बाय, थैंक यू।